हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैं आपसे वर्ब के पहला पार्ट डिस्कस कर दिया था, जो था एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था, जिसमें इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव इसका प्रयोग होता था हेल्पिंग वर्ब में। और मॉडल वर्ब में हमारा कैन, कुड, मे, माइट इन सब वर्बों का प्रयोग होता था। इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया था। आज मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। स्टार्ट आवर टॉपिक, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, verb that requires an object to complete the meaning are called transitive verb. Means verb वो वर्ब जिसको अपने ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, मीन्स कर्म की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म की आवश्यकता होती है, वहां पर हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। फिर से एक बार समझाती हूँ, वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, मीन्स कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया, यदि मैंने खाना होता तो वो होती, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, आएगी जब। लेकिन जब हमारा पूरा कंप्लीट सेंस जा रहा होगा ऑब्जेक्ट सहित, तो वहां पर हमारा होगा ट्रांजिटिव वर्ब। और जहाँ पर मतलब हमारा पूरा सेंस नहीं जाता, वहां होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जहां पर होता है हमारा, वहां होती है ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल है हमारा, ही रॉट ए लेटर, तो उसने पत्र लिखा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। वर्ब के साथ हमारा ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। आपने देखा होगा, ये वर्ब हो गई हमारी और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें होती हैं, वहां पर होती है हमारी कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। हमेशा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें जहां पर होती है वहां पर हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मदर पुश्ड द ट्रॉली, माता ने क्या ढकेली, ट्रॉली को पुष्ट किया, धक्का दिया। तो यहाँ पर अगर ये होता मदर पुश्ड, तो मदर ने पुष्ट किया, मदर ने धक्का दिया। लेकिन अगर यहाँ ये नहीं होता वाक्य ट्रॉली, तो क्या हो जाता है, ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं होता। पूरा कंप्लीट नहीं होता तो इसको क्या बोलते, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोलते। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ट्रॉली सहित पूरा सेंस कंप्लीट किया गया है, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। जहां पर ऑब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, वहां पर हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब हमारी आई इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वर्ब दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जिसमें हमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो हमारी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी, ट्रांजिटिव वर्ब में हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती थी। जैसे कि रॉट ए लेटर, वर्ब, उसने क्या लिखा, पत्र लिखा। तो यहाँ पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ था। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, दे रन, वे दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट भी दिया है और वर्ब दी है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कौन दौड़ रहा है, दे रन चिल्ड्रन। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता दे रन चिल्ड्रन, तो वो हो जाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पर केवल दे रन, केवल सब्जेक्ट दिया है और वर्ब दिया है। और अच्छी तरह से समझ लीजिए, जहां पर केवल सब्जेक्ट और वर्ब हो, वहां पर हमारी होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। और जहां पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, वहां पर होगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया उड़ रही है इन द स्काई। अगर यहाँ पर हो जाता इन द स्काई, तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाता, आकाश में उड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल बर्ड्स फ्लाई है,
तो आप समझ जाएंगे कौन सी वर्ब है हमारी, इंट्रांसिटिव वर्ब। इट्स रेन, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बादलों से हो रही है, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये क्या हो गई हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब। अब आपके समझ में आ ही गया होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होती है जहाँ पर कर्म होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें होती हैं, और इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जहाँ पर केवल सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। मैंने आपको 3 प्रकार की वर्ब बताई थी ना, एक्सुलरी एंड मॉडल वर्ब, और दूसरी ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ये थर्ड है हमारी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, ए वर्ब दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड एज एक्स हैबिटेड टेंस एंड नंबर in a sentence is called a finite verb। मीन्स वो वर्ब जिसमें तो हमारा सब्जेक्ट भी होता है और एक टेंस भी होता है, और नंबर मीन्स सिंगुलर या प्लूरल, मतलब सिंगुलर और प्लूरल भी होता है वह सेंटेंस, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जैसे कि वी लिव इन इंडिया। देखिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है और ये टेंस भी दिखाई दे रहा है। ये टेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर मैंने आपको टेंस सभी सिखा दिए हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी हो तो मेरी टेंस वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो वी लिव इन इंडिया, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी दिया हुआ है और टेंस भी दिया हुआ है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। क्या है, फाइनाइट वर्ब, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी हो, टेंस भी हो, और नंबर मीन्स सिंगुलर प्लूरल भी दिया हो, सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सी लग रही है वो दी हुई हो, और प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब लगती है वो दी गई हो, वहां पर हमारी होती है फाइनाइट वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, शी स्पीक्स चाइनीज वेल। देखिए यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट दिया है और यहाँ भी हमारा टेंस दिया है, लेकिन टेंस यहाँ पर हमारी ये जो था सब्जेक्ट वो सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही हमारी वो ली गई है वर्ब। आपको मालूम होगा, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था कि जब हमारा सिंगुलर वर्ब हो तो वहां पर हमारा एस, या प्रेजेंट टेंस में एस या ईएस लग जाता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के हिसाब से यहाँ पर एस लग गया है, उसमें स्पीक्स हो गया है। तो जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी होता है, टेंस भी होता है, और नंबर भी होता है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल भी दिखाई देता है, वहां पर हमारा क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। ओके, अब हमारी आती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ए वर्ब दैट नाइदर हैज ए सब्जेक्ट नॉर एक्स हैबिटेड टेंस एंड नंबर इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए नॉन फाइनाइट वर्ब। मीन्स वो वर्ब जिसमें ना तो हमारा सब्जेक्ट दिखाई देता है और ना ही कोई टेंस दिखाई देता है, और नंबर जो होते हैं मीन्स सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दिखाई देता है, लेकिन वहां पर होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होती है हमारी, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर किससे स्टार्ट कर दिया है, स्विमिंग से। ना तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, यहाँ ना कोई टेंस है हमारा यहाँ पर, और स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज मतलब तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ पर ना सब्जेक्ट दिया हुआ है, ना कोई टेंस दिया हुआ है, केवल नंबर दिया हुआ है। नंबर मीन्स नंबर सिंगुलर प्लूरल आर इज, ये सब हमारे सिंगुलर प्लूरल को दर्शाते हैं, तो वो दिया हुआ है बस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। जिसका सब्जेक्ट ना हो, टेंस ना हो, वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, देयर आर 3 काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 प्रिंसिपल, नंबर 3 जीरेंड। कौन कौन सी होती है, इन्फिनेटिव, प्रिंसिपल एंड जीरेंड। आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, the infinitive form of a verb is the verb
in its basic form usually proceed by to means infinitive forms of verb जो होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, हमारी टू से जुड़ी होती हैं। जहां पर हमारा टू दिखाई दे जाए वहां पर आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव वर्ब है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल द क्रिकेटर्स लाइक टू प्ले फेयर। अब यहाँ पे आपको टू दिख ही गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, जहां पर टू लग रहा हो वहां पर आप पहचान लेंगे, इसकी पहचान है कि ये टू से जुड़ा होता है इन्फिनेटिव। तो टू जहां पर दिया हो वहां पर हमारी हो जाएगी इन्फिनेटिव वर्ब। द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। यहाँ पर भी देखिए टू लगा हुआ है हमारा, तो हम इससे पहचान लेंगे कि क्या क्या है यहाँ पर हमारी इन्फिनेटिव वर्ब। यही इसकी पहचान है कि ये इसमें जो वाक्य होगा वो टू से जुड़ा होगा। प्रोसीड बाय टू मीन्स इन्फिनेटिव में जो वाक्य होता है वो वर्ब जो होती है वो हमारी टू से जुड़ी होती है। वीक जो वर्ब है वो हमारी टू से जुड़ी हुई है और यहाँ पर लाइक है ये भी टू से जुड़ी हुई है। वर्ब हमारी जहाँ पर टू से जुड़ी हुई होगी वहां पर हमारी होगी इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, पार्टिसिपल सेकंड पार्ट था उसका, पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का सेकंड पार्ट था पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल्स आर टू काइंड। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन आईएनजी while past participle and in ed d t en। ये ed d t en इनसे जुड़े होते हैं। मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें आईएनजी नजर आएगी आपको, उसका एंड आईएनजी से होगा मीन्स उसमें आईएनजी दिखाई देगी। और पास्ट पार्टिसिपल में आपको मालूम है पास्ट मीन्स होता है भूतकाल और भूतकाल में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो ये ed d ये सब सेकंड फॉर्म होती हैं जो हमारी उसमें वर्ब में जुड़ी होगी तो उससे हम पहचान लेंगे कि वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है और जहां पर आईएनजी होगी वहां पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड एन एग्जेक्टिव एंड इन पार्टिसिपल फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल मीन्स जो हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उसमें कोई ना कोई एडजेक्टिव मतलब विशेषण विशेषता जरूर दिखाई जा रही होगी या फिर वो फ्रेज से जुड़ा हुआ किसी भी कहावत या फ्रेज से जुड़ा होगा या फिर हमारा एडजेक्टिव से जुड़ा होगा, ये इसकी पहचान है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है। देखिए वेटिंग, मैंने जैसा कि आपको बताया था आईएनजी से जुड़ा होगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे आईएनजी आ गई। वेटिंग आउटसाइड इन द रेन, वेटिंग से ही आप पहचान गए होंगे कि ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और देखिए आई फेड ए स्टार्विंग पप्पी, जैसा कि मैंने बताया था आपको पास्ट पार्टिसिपल में ईडी डी लगा होगा तो यहाँ पर आपको ईडी दिखाई दे गया है। और देखिए एग्जेक्टिव हमारा ये हो गया स्टार्विंग, स्टार्विंग पपी। पपी की विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि भूखा जो पिल्ला है वो यहाँ पर खाने के लिए वो है उसे खाने को चाहिए कुछ, इसलिए ये देखिए पपी की विशेषता हो गई स्टार्विंग और ईडी भी नजर आ गया तो आप इससे पहचान लेंगे कि यहाँ पर क्या है पास्ट पार्टिसिपल। तो मैंने दोनों पार्टिसिपल की पहचान बता दी है और इन्फिनेटिव की भी पहचान बता दी, इससे आप पहचान ही जाएंगे कि इन्फिनेटिव में टू जुड़ा होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगी होगी और पास्ट पार्टिसिपल में हमारा ईडी भी दिखाई देगा और साथ में किसी भी जो पर्सन है या फिर थिंग्स है उसकी विशेषता दिखाई देगी दी जा रही होगी, जैसे कि स्टार्विंग पपी है। ओके, अब जीरेंड gerund is a non-finite verb with an ing ending। मीन्स gerund जो होता है हमारा मैंने बता ही दिया था नॉन फाइनाइट के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से बताए थे, पार्टिसिपल, gerund और इन्फिनेटिव। तो ये हमारा gerund है तो ये क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि एंड होती है आईएनजी से। gerund में आईएनजी एंड में नजर आएगा आपको,
इट वर्क्स लाइक ए नाउन इन ए सेंटेंस, और इसका कार्य होता है नाउन की तरह इसको प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, मीन्स वाक्य में ये नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर टायर्ड ऑफ राइटिंग, जो हमारे विद्यार्थी हैं वह किससे थके हुए हैं, राइटिंग मीन्स लिखने से थक गए हैं। तो यहाँ पर नाउन की तरह भी प्रयोग हो रहा है ये राइटिंग। राइटिंग ये आता तो वर्ब के बाद ही आ जाता, अगर वर्ब के बाद आता तो ये वर्ब की तरह प्रयोग होता, और यहाँ पर ये लास्ट में आया है और आईएनजी भी लग रही है और इसमें ये नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है, जीरेंड। जीरेंड हमेशा नाउन की तरह प्रयोग होता है। ये नहीं है कि हमारा जो जीरेंड है लास्ट में दिया हो, जीरेंड हमारा आगे भी दिया होगा, जैसे कि पेंटिंग इज माई हॉबी, पेंटिंग इज माई हॉबी। देखिए यहाँ पर जो है पेंटिंग शब्द पहले दिया हुआ है, लेकिन ये किस तरह से प्रयोग हुआ है, ये नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जीरेंड हो जाएगा। ये भी हमारा जीरेंड ही है। आईएनजी तो लगा ही होता है, साथ में हमको ये देखना है ये नाउन की तरह प्रयोग होगा, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। नाउन और हमको दो चीजें देखनी है, एक तो आईएनजी हो उसमें और ये नाउन की तरह प्रयोग हो, वहां पर हमारा होगा जीरेंड। ओके, मैंने तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब के तीनों पार्ट आपसे डिस्कस कर दिए, जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, यही इसमें था। ओके, आज हमारा वर्ब का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, और इसके लिए आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव ए नाइस डे।